जाति का विनाश एक ऐसा भाषण है जो डॉक्टर अंबेडकर को देने नहीं दिया गया। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असल वजह जानते होंगे। डॉक्टर अंबेडकर के इस लेक्चर को डिलीवर करने से पहले ही इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया गया था जात पात तोड़क मंडल के प्रेस्टीजियस सदस्यों द्वारा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रस्तावना में उन लंबे पत्र व्यवहारों को रखा है जिसमें इन इल्यूजन्स या इस मिस इंटरप्रिटेशंस के एक्सप्लेनेशंस हैं। इस बात की इम्पोर्टेंस आप इसी से लगा सकते हैं कि इस प्रस्तावना को डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश से पहले जगह दी है अपनी बुक में। उनका मानना शायद ये रहा होगा कि इसे पढ़े बगैर आप इस भाषण को समझ ही नहीं सकते। इसमें जो भावना निहित है उसे आप ले ही नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग प्रस्तावना स्किप करके सीधा जाति के विनाश भाषण पर कूदते हैं वो इसकी आत्मा को कभी समझ नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रस्तावना को के ज़रिए उन सारे पत्र व्यवहारों को भाषण से पहले रखा है। तो इसीलिए इस प्रस्तावना को ध्यान से सुनिए और उन सारे मिस इंटरप्रेट किए गए वक्तव्यों को भी सुनिए जो डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रस्तुत किए गए थे। तो चलिए मेरे साथ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। पिछले एपिसोड में प्रस्तावना के अब तक हम पढ़ चुके हैं कि संत राम बीए जी और श्री हर भगवान जी के साथ जो डॉक्टर अंबेडकर के पत्र व्यवहार हुए थे उसके ज़रिए उन लोगों ने पहले तो उनसे ड्राफ्ट मांगा। ड्राफ्ट पढ़कर वो इतने प्रभावित हुए संत राम बीए जी की उन्होंने कहा कि फटाफट इस भाषण की प्रतियां जो हैं लाहौर भिजवा दी जाएं। और उसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने वो छपवाने के लिए दे दी तब उन्हें एक पत्र और प्राप्त हुआ कि इस तरह के भाषण पढ़ने से जो है वो माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए इसके कुछ भागों को काट छांट कर दिया जाए, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर राजी नहीं हुए। तो अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ। तदनुसार मैंने अपनी पांडुलिपि की 1000 प्रतियां मुद्रित करने के उद्देश्य के साथ मुद्रक को दे दी। 8 दिन बाद मुझे श्री हर भगवान से एक और पत्र मिला जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। तो हर भगवान जी ने क्या लिखा अब ये सुनिए। लाहौर, 22 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपने अधिवेशन को फिर स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि 25वीं और 26वीं को अधिवेशन हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि पंजाब में रोज़ गर्मी बढ़ रही है और मई के मध्य में मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है तथा दिन में बैठक करना बहुत सुखकर और आरामदेह नहीं होगा। हालांकि अधिवेशन अगर मई के मध्य में होता है तो उसे जितना संभव हो सकेगा उतना आरामदायक बनाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात है जो आपके ध्यान में लाने के लिए हम बाध्य हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे धर्म परिवर्तन के बारे में आपकी घोषणा पर अपने कुछ लोगों में गलतफहमी होने की ओर इशारा किया था, तब आपने मुझसे कहा था कि ये निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है और इस बारे में हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। जब आपके व्याख्यान की पांडुलिपि मुझे सौंपी गई उस समय आपने मुझे आश्वासन दिया था कि यह आपके व्याख्यान का मुख्य भाग है और आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। आपके व्याख्यान की दूसरी किस्त की प्राप्ति पर हम आश्चर्यचकित हैं कि ये इतना लंबा है कि हमें लगता है कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने अपने व्याख्यान में 1 से ज़्यादा बार कहा है कि आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका ये आखिरी व्याख्यान है। तो ये जो लाइन है इसको फुटनोट में दिया हुआ है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। इसे अंबेडकर द्वारा 13 अक्टूबर 1935 में येवला, महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास के सम्मेलन में दिए गए भाषण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अस्पृश्य के कलंक के साथ पैदा हुआ हूँ। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है।
तो अब पत्र पर आते हैं। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिक और तर्क संगतता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है। आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती अगर आपने अपनी व्याख्यान उसी अंश तक सीमित रखा होता जो मुझे दिया गया था, अथवा कुछ जोड़ना ज़रूरी था तो आपने ब्राह्मणवाद वगैरह पर जो लिखा था वहीं तक सीमित रखते। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म के पूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीत नहीं होते। इसीलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त अंशों को आप हटा दें और अपने व्याख्यान का समापन वहीं करें जहां तक प्रति में किया गया था, जो मुझे दी गई थी, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ जोड़ दें। इस व्याख्यान को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और चुभनदार बनाने की बुद्धिमत्ता पर हमें संदेह है। हम में से कई आपकी भावनाओं के हिस्सेदार हैं और हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने के लिए आपके बैनर तले आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आपने अपने पंथ के लोगों को एक साथ लाने का निर्णय किया होता तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पंजाब के लोग सुधारकों की आपकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासकर इसलिए कि आपने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है। तो जाति को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के किए गए विस्तृत अध्ययन को, रिगोरस स्टडी को सभी लोग एक्सेप्ट करते थे और एक क्रांति लाकर तथा अपने को इस विराट प्रयास के केंद्र में रखकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन आपने जो घोषणा की है उसका स्वभाव ऐसा है कि दोहराए जाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह एक घिसा पिटा शब्द बन जाता है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले पर विचार करें और ये कहकर अपने व्याख्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू इस दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, तब भी जब उन्हें अपने परिवार के लोगों को अपनी धार्मिक धारणाओं का परित्याग करना पड़े, तो जाति व्यवस्था के विनाश में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में आपको खुशी होगी। तो ये एक प्रेस्टीजियस सदस्य थे जात पात तोड़क मंडल समिति के, लेकिन फिर भी ये जात पात हटाना चाहते थे, जात पात को तोड़कर उसके दायरे से बाहर आना चाहते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से इन्हें डर लग रहा था। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में, पत्र व्यवहार में बहुत लताड़ा भी है इन्हें। ध्यान से सुनिएगा। इस बिंदु पर जब हम काफ़ी खर्च कर चुके हैं और दुविधा का शिकार भी हैं, आप हमारी मदद करें और लौटती डाक से बता सकें कि आप उपर्युक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो मैं कृतज्ञ रहूँगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छापने का आग्रह करते हैं, तो हमें बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा, बल्कि यही हमारे लिए उचित भी होगा और हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेंगे। यद्यपि बार बार स्थगित करने से हमारी साख समाप्त हो जाएगी। तो इतना वे लोग डरे हुए थे, जो कट्टरवादी लोग थे, उन लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था और इनको धमकाया था, जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों को। बहरहाल हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है, और कह सकते हैं कि यह एक मूल्यवान विरासत साबित होगी। आपने हमारे हृदयों में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के लिए आपका निष्ठापूर्वक हर भगवान। तो ये वो पत्र था जो हर भगवान जी की तरफ से अंबेडकर जी को लिखा गया था। अब इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, ये सुनना ज़्यादा दिलचस्प है। वे कौन कौन से मिस इंटरप्रिटेशंस थी जिनके एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अंबेडकर ने इस पत्र में लिखे हैं, उन्हें भी सुनिए। प्रिय, मैंने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा। प्रिय,
श्री हर भगवान, आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। ये जानकर मुझे अफसोस हुआ कि यदि मैं आपके व्याख्यान को यथावत छापता हूँ तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। उत्तर में मुझे आपको ये सूचित करना है कि अगर मंडल चाहता है कि मैं अपने व्याख्यान को उसकी परिस्थितियों के अनुसार ढालते हुए उसमें काट छांट कर दूं, तो मैं भी चाहूँगा कि सम्मेलन को रद्द कर दिया जाए। अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सम्मान पाने की खातिर उस स्वतंत्रता का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपना व्याख्यान तैयार करने के लिए होनी चाहिए। मंडल को खुश करने के लिए मैं उस कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता जो हर अधिवेशन के अध्यक्ष का होता है। अधिवेशन को वह दिशा देना जो उसकी नज़र में सही और उचित है। यह मामला सिद्धांत का है और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। स्वागत समिति द्वारा किया गया निर्णय उचित है या नहीं, इस संबंध में मैं किसी प्रकार की बहस नहीं कर रहा हूं। तो पहले ही वे इस बात को जता चुके थे जब सेकंड एडिशन में उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्हें आमंत्रित किया। उन्हें इसी चीज़ का बहुत आश्चर्य हो रहा था, हैरत थी कि एक सवर्ण समिति वालों ने उन्हें आमंत्रित किया है। लेकिन चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझ पर दोष आरोपण करते हुए प्रतीत होते हैं, अतः मुझे उनका जवाब देना होगा। प्रथमतः मुझे इस धारणा को दूर करना है कि व्याख्यान के जिस हिस्से में व्यक्त विचारों पर समिति को आपत्ति है वह मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है। श्री संत राम के पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जातीय व्यवस्था को तोड़ने का असली तरीका अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। तो यह उन्हें एक नई बात लगी थी और उन्होंने कहा था कि इस बात को अपने व्याख्यान में मुझे विस्तार से पेश करना चाहिए। तो एक नई बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि खाली अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तब भी जाति जो है वो मेंटेन रहती है ऐसा करने पर भी, इसीलिए जाति का टूटना ही इसका एकमात्र उपाय है। मुझे विश्वास है श्री संत राम इसकी पुष्टि करेंगे। श्री संत राम ने इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मैंने सोचा कि मैंने जो बात एक वाक्य में कह दी थी उसे अपने व्याख्यान में विस्तार से रखूं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि व्याख्यान में व्यक्त विचार नए हैं। किसी भी स्थिति में वे श्री संत राम के लिए नए नहीं हैं, जो आपके मंडल के प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज हैं। लेकिन मैं और आगे जाकर कहता हूं कि मैंने अपने व्याख्यान के इस हिस्से को केवल इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लगा कि ऐसा करना वांछनीय होगा। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे विचार में तर्क को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। तो डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जितने भी शिक्षित लोग हैं वो उस लेवल पर नहीं है कि तर्क वितर्क करके किसी विचार को स्टैब्लिश करवा सकें, किसी मत को समझा सके दूसरों को। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इन इल्यूजन्स को एक्सप्लेन करने का बीड़ा खुद उठाया। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस प्रस्तावना को व्याख्या समेत सुने बगैर भाषण की तरफ बढ़ जाना अन्याय होगा, उस भाषण को पढ़ने के साथ भी। यह पढ़कर मैं हैरान हूं कि व्याख्यान के इस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है कि यह अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर है। आप मुझे यह कहने की इजाज़त दें कि मैं वकील हूं और प्रासंगिकता के नियम आपकी समिति के किसी भी सदस्य जितने मुझे भी पता हैं। मैं जोर देकर कहता हूं कि व्याख्यान के जिस भाग पर आपत्ति की गई है वह न केवल बेहद प्रासंगिक है बल्कि वह महत्वपूर्ण भी है। यह व्याख्यान के उस हिस्से में है जिसमें मैंने जाति व्यवस्था को तोड़ने की तरीकों पर चर्चा की है। हो सकता है कि जाति को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के बारे में जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वह चौंका देने वाला और दर्दनाक है। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि एक ऐसे व्याख्यान में जो जाति की समस्या से संबंधित है इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि जाति को कैसे नष्ट किया जा सकता है।
तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर अच्छी फटकार बता रहे हैं जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों को। आपकी दूसरी शिकायत यह है कि व्याख्यान बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए इसके लिए मैंने व्याख्यान में ही अपने आप को दोषी ठहराया है, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदारी किस पर है? बात शायद यह है कि इस मामले में आपका पदार्पण काफ़ी देर से हुआ है, अन्यथा आपको पता होता कि मूलतः मैंने अपनी सुविधा के लिए एक संक्षिप्त व्याख्यान लिखने की योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो समय था और ना ही एक विस्तृत प्रसंग तैयार करने में खुद को लगा सकने की ऊर्जा। तो अब यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उन्होंने संतराम बीएजी के साथ जो बैठकर एक ड्राफ्ट उनको भेजा था वो बहुत छोटा था, उसमें वन लाइनर लिखे हुए थे, मतलब एक एक लाइन के स्टेटमेंट्स टाइप से थे, और संतराम बीएजी के अनुरोध पर ही इस भाषण को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी लेंथ अनायास ही बढ़ गई। डॉक्टर अंबेडकर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी मेडिकल कंडीशंस भी उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी इतनी देर तक बैठकर इस भाषण को तैयार करने की, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ऐसा किया। मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए कहा था और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की एक सूची मुझे भेजी थी और कहा था कि अपने व्याख्यान में मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि ये वे सवाल थे जो मंडल और उनके विरोधियों के बीच वाद विवाद में अक्सर उठते थे और जिसका संतोषजनक जवाब देना मंडल के लिए मुश्किल हो जाता था। तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि शिक्षित होने के बावजूद भी वो इतने तेज अक्ल वाले नहीं थे कि तर्क वितर्क करके किसी मत को स्टैब्लिश करवा लें, इसीलिए ये बीड़ा डॉक्टर अंबेडकर को उठाना पड़ा और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर उन्हीं बातों को लिखा है। जो मंडल और उनके विरोधियों के बीच वाद विवाद में अक्सर उठते थे और जिसका संतोषजनक जवाब देना मंडल के लिए मुश्किल हो जाता था। मंडल की इस इच्छा को पूरा करने के प्रयास में ही व्याख्यान इतना लंबा हो गया है। मैंने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि व्याख्यान के लंबा हो जाने के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है, इसीलिए आपका मंडल इतने सोच में पड़ जाएगा। मैं समझता था कि मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं। तो यहाँ पर तंज कस रहे हैं, बहुत तीखा तंज, कि मूर्ख नहीं, समझदार पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग भी इन बातों से घबराता है, शब्दों की मार से। लेकिन लोगों के मन में किसी तरह की गलतफहमी ना पैदा हो, इसलिए इस बात की व्याख्या करने में मैंने काफ़ी मेहनत की है कि धर्म और धर्म के विनाश से मेरा अभिप्राय क्या है। मुझे यकीन है कि मेरा व्याख्यान पढ़ लेने के बाद किसी को गलतफहमी नहीं हो सकती। मात्र धर्म का विनाश आदि शब्दों के प्रयोग से साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल उद्वेगग्रस्त हो गया। इससे मेरे मन में उनका सम्मान नहीं बढ़ा है। तो अच्छी खासी लताड़ दे रहे हैं, फटकार बता रहे हैं। किसी के मन में उन आदमियों के लिए सम्मान या आदर नहीं हो सकता जो सुधारक बनना चाहते हैं, पर उनके तार्किक परिणामों को क्रियान्वित करना तो दूर, उन पर नज़र डालने से भी इनकार कर देते हैं। तो जात पात तोड़क मंडल के सभी सदस्य शिक्षित थे और अपने आप को क्रांतिकारी या आंदोलनकारी समझते थे सामाजिक तौर पर, लेकिन फिर भी उनमें यह हौसला नहीं था कि वे इन बातों को इस मंच से डिलीवर होने की अनुमति देते। आप सहमत होंगे कि आपका व्याख्यान तैयार करने में कोई भी सीमा स्वीकार करने की स्वीकृति मैंने कभी नहीं दी थी और व्याख्यान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में मेरे और मंडल के बीच में कभी कोई बात भी नहीं हुई थी। मैं हमेशा ये मानकर चल रहा था कि इस विषय में मेरे जो विचार हैं उन्हें अपने व्याख्यान में व्यक्त करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। जब 9वीं को आप बम्बई आए, उसके पहले तक मंडल को यह खबर तक नहीं थी कि मैं अपने व्याख्यान में क्या कहने जा रहा हूँ। जब आप बम्बई आए तो मैंने खुद ही आपको बताया कि डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है अपना व्याख्यान तैयार करने में मैंने ईमानदारी से अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है, सिवाय एक अप्रत्यक्ष किस्म के काम चलाऊ हवाले के
जहां मैं ये कहता हूं कि मुझे दुख है कि मैं यहां नहीं होऊंगा इत्यादि। जो हम भाषण पढ़ेंगे तो इस लाइन को हम पढ़ेंगे। मैंने इस विषय पर अपने व्याख्यान में कुछ भी नहीं कहा है। जब मैं देखता हूं कि एक अप्रत्यक्ष किस्म के काम चलाओ हवाले पर भी आपको आपत्ति है, तब यह पूछने के लिए मैं बाध्य हूं, क्या आपने ये सोचा था कि आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव स्वीकार कर मैं डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों को स्थगित करने या छोड़ने के लिए सहमत हो रहा हूं? अगर आपके सोचने में ऐसा आया है तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि आपकी इस भूल के लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप में से किसी ने भी ये इशारा कर दिया होता कि मुझे अध्यक्ष निर्वाचित कर आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपनी आस्था का परित्याग कर देना होगा, तो एकदम साफ शब्दों में मैंने कह दिया होता कि आपसे मिलने वाले किसी भी सम्मान की तुलना में मैं अपनी आस्था की ज़्यादा परवाह करता हूँ। तो यहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितनी ज़्यादा रही है शुरू से ही डॉक्टर अंबेडकर के मन में। 14 तारीख के आपके पत्र के बाद आपका ये पत्र मेरे लिए एक आश्चर्य की तरह है। मुझे यकीन है कि जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा उसे ऐसा ही लगेगा। स्वागत समिति द्वारा इस आकस्मिक विचार परिवर्तन का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। जब आपने 24 तारीख का पत्र लिखा, उस वक्त समिति के सामने जो कच्चा ड्राफ्ट था उसमें और अंतिम ड्राफ्ट में जिस समय समिति का फैसला आपने अपने पत्र में मुझे संप्रेषित किया है, सारतः कोई अंतर नहीं है। अंतिम ड्राफ्ट में भी ऐसे विचार पर आप उंगली नहीं रख सकते जो इसके पहले के ड्राफ्ट में नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि वे क्या बोलने वाले हैं और उनके विचार क्या थे, वो ड्राफ्ट में वो ऑलरेडी बता चुके थे और भाषण में जो वो कर रहे हैं उन्हीं विचारों को एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। दोनों में निहित विचार समान है। फर्क सिर्फ यह है कि अंतिम ड्राफ्ट में उन्होंने ज्यादा ब्यौरे के साथ स्पष्ट किया गया है। यदि व्याख्यान में कुछ आपत्तिजनक है तो आप 14 को ही कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने 1000 प्रतियां छपवाने को कहा, जिससे मुझे ये स्वतंत्रता मिलती थी कि आपने मौखिक रूप से जो सुझाव दिए थे उन्हें स्वीकार करूं या नहीं करूं। तदनुसार मैंने 100 प्रतियां छपवा लीं। तो डॉक्टर अंबेडकर को रिक्वेस्ट की गई थी कि ये 100 प्रतियां जो हैं भाषण की छपवा कर लाहौर भिजवा दी जाएं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो इसे अस्वीकार कर सकते थे, मना कर सकते थे अपने खर्चे पर ऐसा करने के लिए। हालांकि बाद में कहा गया था कि वहाँ से सारा खर्चा उठा लिया जाएगा। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा लीं जो अब मेरे पास हैं। 8 दिन बाद आपका पत्र आया कि आपको मेरे व्याख्यान पर आपत्ति है और इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो अधिवेशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए था कि मेरे व्याख्यान में बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब आप मुंबई में थे मैंने आपसे कह दिया था कि मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। अपने व्याख्यान पर किसी तरह की रोक टोक मैं स्वीकार नहीं करूंगा और आपको मुझसे जो व्याख्यान मिलेगा वह आपको स्वीकार करना होगा। मैंने यह भी कहा था कि व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचार पूरी तरह से मेरे हैं और यदि अधिवेशन ने उन्हें पसंद नहीं किया और उनकी भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो भाषण देने से पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ये जानते थे कि इस भाषण पर तरह तरीके से उंगली उठाई जाएगी, इसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर की मंशा थी कि इस भाषण को पढ़ा भी जाए और पढ़ने के साथ साथ इसमें जो बातें और सुझाव हैं उन्हें समझा भी जाए। तो इसीलिए ये सारे एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अंबेडकर खुद दे रहे हैं, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ इसको कनेक्ट करके आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इससे वाकिफ़ करवा सकूं इन विचारों से। तो क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर रफ रीडिंग करना मेरा इरादा नहीं है। यदि रफ रीडिंग ही करनी है तो ये काम आप और मैं, हम सभी अपने अपने ड्राइंग रूम में कंफर्टेबल सोफ़ा के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, अकेले अकेले। अंबेडकर नामा के मंच से यदि ये भाषण आपकी समझ में ही नहीं आता तो फिर इसको यहाँ से पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे विचारों के लिए आपके मंडल को जिम्मेदार ना होना पड़े और इस उद्देश्य से भी कि आपके अधिवेशन के साथ मेरा साहचर्य बहुत अंतरंग ना बन जाए,
मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरे व्याख्यान को अध्यक्षीय व्याख्यान की बजाय उद्घाटन व्याख्यान के रूप में ग्रहण किया जाए तथा अधिवेशन की अध्यक्षता करने और प्रस्तावों से निपटने के लिए मंडल कोई अन्य व्यक्ति खोज ले। 14 को इस पर निर्णय लेने के लिए आपकी समिति से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था, परंतु समिति ऐसा करने में अक्षम रही और इस बीच छपाई का खर्च हो गया, जिसे आपकी समिति थोड़ी और दृढ़ता के साथ काम करती तो बचाया जा सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार लताड़ रहे हैं कि ये जो खर्चा हुआ है इसको बचाया जा सकता था। खिल्ली भी उड़ा रहे हैं एक तरीके से कि पहले ही मन बना लेना चाहिए था, इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे व्याख्यान में व्यक्त विचारों का आपकी समिति के निर्णय से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे पास ये मानने के कारण हैं कि अमृतसर में संपन्न सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति आपकी समिति के इस निर्णय की पृष्ठभूमि में है। 14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक समिति का विचार बदल जाने की कोई और संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो गए थे अमृतसर। उस चीज़ का पहले ही हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था कि अंबेडकर ने अमृतसर में सिख प्रचार सम्मेलन में हिस्सेदारी की और अपने भाषण में उन्होंने सिख समुदाय के भीतर की समानता के सिद्धांत की सराहना की थी। तो उससे पता लगाया जा सकता था कि डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलने वाले हैं अपने व्याख्यान में, और भांप लिया गया कि व्याख्यान में क्या बोलने वाले हैं। इसीलिए जो है समिति के विचारों में तब्दीलियां आ गई उनका सिख सम्मेलन में व्याख्यान देने के बाद। इसे दोबारा से सुनिए। मेरे पास ये मानने के कारण है कि अमृतसर के संपन्न सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति आपकी समिति के इस निर्णय की पृष्ठभूमि में है। 14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक समिति के विचार बदल जाने का कोई और संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती है। बहरहाल मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना कतई नहीं चाहता और आपसे तुरंत यह घोषणा करने का अनुरोध करता हूं कि सम्मेलन का जो सत्र मेरी अध्यक्षता में होने वाला था उसे रद्द किया जाता है। मेरी सारी विनम्रता अब जाती रही है और अब यदि आपकी समिति मेरे व्याख्यान को यथावत स्वीकार करने के लिए राजी हो जाती है तब भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है कि कितने एरोगेंट रहे होंगे असल ज़िंदगी में डॉक्टर अंबेडकर। ईगो हर्ट करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं रहा होगा। ये व्याख्यान तैयार करने के लिए मैंने जितना श्रम किया है उसकी सराहना करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस श्रम से और किसी को लाभ हुआ हो या नहीं, मैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मेरा स्वास्थ्य इस भार को उठाने लायक नहीं था मुझसे ये कठोर परिश्रम करवाया गया। मैंने पहले ही कहा कि उनकी मेडिकल कंडीशंस उन्हें अलाउ नहीं करती थी इस भाषण के लिए देर देर तक बैठकर स्टडी करने को। तब भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सेहत को दरकिनार करके इस भाषण को तैयार किया था ऑन रिक्वेस्ट। आपका निष्ठापूर्वक B.R. अंबेडकर। यह पत्र व्यवहार उन चीज़ों को प्रकाश में ले आएगा जिसके कारण मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और पाठक उसे दोषी ठहराने की स्थिति में होगा जो इसका सही रूप में उपयुक्त पात्र है। मेरा विश्वास है कि ये पहली बार है जब स्वागत समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रद्द कर दिया गया है। नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया गया है कि वे उनके विचारों का समर्थन नहीं करती, लेकिन ऐसा हो या ना हो मेरे जीवन में निश्चय ही पहली बार हुआ है जब सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। तो तभी उन्हें हैरानी हुई थी कि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में उन्हें क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। ये कोई अचानक से नहीं हुआ था, ये इंटेंशनली हुआ था। उस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने थोड़ी देर पहले जो प्रस्तावना और पत्र व्यवहार मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हिंदुओं के सम्मेलन में भाग दिलाकर उनसे ये जताया जा रहा था कि आप जो हैं हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाने का विचार जो है त्याग दें। अब हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप हमारे मंचों से बोलने की इजाज़त हम आपको दे रहे हैं। जिसे ठोकर मार के एक तरफ कर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने।
लेकिन स्वर्ण हिंदुओं के सुधार समूह और आत्मसम्मान पूर्ण अस्पृश्यों के बीच एक ऐसे संबंध से कोई क्या उम्मीद कर सकता है जो इतना दुखद है कि पहला अपने रूढ़िवादी साथियों को अलगाने के लिए इच्छुक नहीं है और दूसरे के पास उसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है कि सुधारों को कार्यान्वित किया जाए। B.R. अम्बेडकर, राजगृह, दादर, बम्बई, 15 मई 1936। तो यहाँ पर ये प्रस्तावना समाप्त होती है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, और इसको पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाषण पढ़ते वक्त उसमें ऐसे बहुत सारे पोर्शन हैं जिसे कोई भी आसानी से मिस इंटरप्रेट कर सकता है। और हमारे लोग जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हैं और जो शिक्षित भी हैं तो वो तर्क वितर्क करने की हालत में कम ही हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सारी प्रस्तावना में पत्र व्यवहार को रखा है और इसे ध्यान से सुना होगा आपने यदि, तो आपको भाषण में क्या, कैसे और क्यों लिखा गया है ये भी समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम जाति का विनाश भाषण का पाठन शुरू करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।